नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। आज बात उस जगह की होगी जहां से देश का लोकतंत्र चलता है, भारत का चुनाव आयोग। लेकिन क्या वो अब लोकतंत्र का मंदिर रह गया है या किसी पार्टी का दफ्तर बन गया है? आज दिल्ली में जो हुआ वो सुनकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। जब देश की एक बड़ी पार्टी के सांसद चुनाव आयोग से मिलने जाते हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त उन्हें कहते हैं गेट लॉस्ट, यानी दफा हो जाओ। आज पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर टीएमसी और चुनाव आयोग आमने सामने आ गए। सांसद डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में टीएमसी का एक प्रतिनिधि मंडल आज सुबह दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने पहुंचता है। 10:02 पर डेरेक ओब्रायन अपने साथियों के साथ अंदर जाते हैं दफ्तर में और 10:07 पर वो बाहर आ जाते हैं। सिर्फ 5 मिनट में वो लोग दफ्तर से बाहर आ जाते हैं। डेरेक ओब्रायन का ये आरोप था कि उन्होंने जैसे ही बीजेपी के पसंदीदा अफसरों के तबादले की बात की और सबूत दिखाने चाहे तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उन पर भड़क गए और उन्होंने सीधे कहा, यानी दफा हो जाओ। I want to tell you what the election commissioner chief election commissioner told us within 7 minutes of the meeting. Get lost. This is what the chief election commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ, निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाए। हम लोग निकल आए। We are the second largest opposition party in parliament. কি বলেছে ইলেকশন কমিশন? 7 মিনিট মিটিং করেছে। তারপরে আমাদের কি বলেছে? আমাদের বলেছে 4 জন সাংসদকে বলেছে এখান থেকে বেরিয়ে যাও। এটা चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलेছে আমাদের। যাই হোক, वहीं चुनाव आयोग के अधिकारी ये कहते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने डेरेक ओब्रायन से बैठक में शालीनता बनाए रखने को कहा था, लेकिन डेरेक आयोग के परिसर में चिल्लाने लगे और अनुचित व्यवहार करने लगे। प्रतिनिधि मंडल में डेरेक ओब्रायन के अलावा साकेत गोखले, मेनका गुरुस्वामी और सागरिका घोष शामिल थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर डेरेक ने ये कहा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आयोग के पास तो सीसीटीवी होगा, ऑडियो भी होगा, उसे जारी क्यों नहीं करते? दोस्तों, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आयोग पाक साफ है तो वीडियो पब्लिश कर दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आयोग क्या कर रहा है? वो मीटिंग के 15 मिनट बाद एक ट्वीट करता है कि बंगाल में चुनाव हिंसा मुक्त होंगे। आप सोचिए, विपक्ष से तमीज से बात करना भी लोकतंत्र की गरिमा होती है। लेकिन आप देखिए कि एक तरफ पश्चिम बंगाल के कुछ सांसद जो हैं वो जब चुनाव आयोग के दफ्तर में मिलने के लिए जाते हैं तो उन्हें भगा दिया जाता है और उसके बाद जो है विपक्ष ये कहता है कि अगर हम गलत हैं तो आप लोग वो वीडियो पब्लिश कर दीजिए जिसमें हमारी और आपकी बातचीत हुई थी। लेकिन चुनाव आयोग क्या करता है? एक ट्वीट कर देता है। टीएमसी ने चुनाव आयोग के भयमुक्त चुनाव वाले पोस्ट पर आपत्ति जताई। पार्टी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि चुनाव आयोग को 2 टुक। क्या किसी निष्पक्ष संवैधानिक संस्थान से यही उम्मीद की जाती है? सीधे शब्दों में कहें तो अब अपना मुखौटा उतार दो। इस गटलॉग ने पूरे विपक्ष को एक कर दिया। आज शाम को कांग्रेस, सपा, आप, शिवसेना, ये सभी लोग बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सवाल सिर्फ यहाँ पर यह है कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है? जब बीजेपी शिकायत करती है तो घंटों मीटिंग चलती है, जब विपक्ष सबूत देता है तो 5 मिनट में भगा दिया जाता है। वहीं आप देखिए कि बंगाल के उन अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जिन पर खुलेआम पक्षपात के आरोप लगते हैं। अभी हमने देखा था कि किस तरीके से चुनाव आयोग के अधिकारी बीजेपी का झंडा लगाते हुए नजर आए थे। टीएमसी के ही एक नेता ने उसकी वीडियो जारी की थी। जब वीडियो जारी हुई इसके बाद बवाल मचा, तब जाके उस अधिकारी को सस्पेंड किया गया। क्या ये चुनाव आयोग की कुर्सी देश का लोकतंत्र बनाए रखने के लिए है या किसी को दुत्कारने के लिए है? क्यों विपक्ष को देखते ही चुनाव आयोग का पारा चढ़ जाता है? बंगाल में 91 लाख वोटरों के नाम गायब हो गए। अक्टूबर 2025 तक आप देखिए कि बंगाल में कुल 7 करोड़ 67 लाख वोटर्स थे। अप्रैल 2026 की रिपोर्ट बताती है कि अब सिर्फ 6 करोड़ 76 लाख वोटर ही बचे हैं। मतलब 90 लाख के आसपास जो वोटर्स हैं वो गायब हो चुके हैं। 12% आबादी का एक हिस्सा जो है वो लिस्ट से बाहर हो चुका है।
और लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने ये फाइनल आंकड़े जारी नहीं किए, लेकिन जरा सोचो, एक राज्य की 12% जनता अचानक गायब हो गई। क्या वो दूसरे ग्रह पर चले गए? विपक्ष का आरोप है कि ये वो इलाके हैं जहां सत्ता पक्ष मजबूत है। क्या ये समझा जाए कि ये रणनीति है कि वोट पड़ने से पहले ही वोटर्स को खत्म कर दो? ममता बनर्जी ने 9 चिट्ठियां लिखी, लेकिन आयोग ने एक भी जवाब नहीं दिया। क्यों? क्या आयोग के पास पेन या स्याही की कमी हो गई थी जो जवाब नहीं दे पाए? आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग के पोस्ट को शेयर करते हुए कहा कि अब ये कहने की भी जरूरत नहीं है कि चुनाव आयोग सीधे बीजेपी से निर्देश लेकर और बीजेपी के अंडर काम कर रहा है। ये अब जग जाहिर है। कम से कम ऐसी भाषा के ट्वीट करके इतने अहम संस्थान की इज्जत तो सरेआम मत उछालिए। आप देखिए कि बंगाल के अंदर 90 लाख से ऊपर वोटर्स के नाम काट दिए गए और इसी मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने खुलकर चिंता जताई। उन्होंने साफ कहा कि ये प्रोसेस कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश का उल्लंघन करती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि अदालत ने साफ निर्देश दिए थे कि जिन मामलों की सुनवाई चल रही है उनके नाम हटाए नहीं जाने चाहिए या उन्हें शामिल रखा जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में नाम हटा दिए गए, जिससे स्थिति और ज्यादा सीरियस हो गई। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद लगभग 32 लाख नाम फिर से बहाल किए गए थे। यानी ये साफ है कि पहले हटाए गए नामों में से बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिनका नाम हटाया ही नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी करीबन 58 लाख मामले ऐसे हैं जिनकी सुनवाई शुरू तक नहीं हुई है। अब जरा सोचिए, ये 58 लाख लोग कौन है? ये वही है, आम नागरिक है जो चुनाव में अपना वोट डालना चाहते हैं, लेकिन अभी भी अनिश्चितता में है कि उनका नाम लिस्ट में रहेगा या नहीं रहेगा। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि कुछ नाम वैध कारणों से हटाए गए हो सकते हैं, जैसे मृत लोगों के नाम, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं जो अभी भी विचाराधीन हैं और जिनका फैसला होना बाकी है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। अगर इन लोगों के नाम समय पर बहाल नहीं हुए तो वो चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे और ये सीधे सीधे लोकतंत्र के मूल अधिकार पर असर डालेगा। देखिए, ममता बनर्जी ने यहाँ पर साफ मैसेज दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाएंगी। इसका मतलब है कि ये मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आने वाले दिनों में और बड़ा हो सकता है, क्योंकि जब तक सभी मामलों की सुनवाई नहीं होती और हर योग्य मतदाता का नाम सूची में वापस नहीं आता, तब तक ये विवाद जारी रहेगा। इस बीच में आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से अपना नामांकन भी दाखिल किया और कहा कि उनका इस इलाके से गहरा जुड़ाव है। उन्होंने लोगों का धन्यवाद किया और भरोसा जताया कि उनकी पार्टी चुनाव में जीत हासिल करेगी, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी से अलग असली मुद्दा अभी भी वही है कि क्या हर वोटर को वोट देने का मौका इन चुनावों में मिलेगा। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सबसे बड़ा सवाल अब रैलियों या भाषणों का नहीं रह गया, बल्कि वोटर लिस्ट का बन गया है। एसआईआर के नाम पर लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए और यहीं से पूरा विवाद भी शुरू हुआ। आम आदमी के लिए वोट सिर्फ एक बटन नहीं होता, बल्कि उसकी पहचान और लोकतंत्र में उसकी मौजूदगी का सबूत होता है। ऐसे में जब अचानक किसी को पता चलता है कि उसका नाम लिस्ट से गायब है, तो ये सिर्फ एक टेक्निकल गलती नहीं मानी जा सकती, बल्कि सीधे सीधे अधिकार छीने जाने जैसा महसूस होता है। इस बीच आपको मैं बताऊं कि फरक्का से एक मामला सामने आता है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए कि एक उम्मीदवार मोतबा से जो है वो उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। अब सोचिए, एक उम्मीदवार का नाम ही कट सकता है तो आम लोगों का क्या होगा। मामला ट्रिब्यूनल तक पहुंचा, जहां जांच में सामने आया कि मोतबा शेख और मोतबा हैरुल एक ही व्यक्ति है। नाम में गलती जरूर थी, लेकिन इंसान वही था। उन्होंने अपने पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र और हलफनामे तक पेश किए, जिससे साफ हुआ ये गलती सिस्टम की थी, व्यक्ति की नहीं थी। लेकिन असली सवाल तब खड़ा हुआ जब ट्रिब्यूनल ने चुनाव आयोग से पूछा कि नाम हटाने का कारण क्या था। यहाँ आयोग कोई सफाई नहीं दे पाया और तकनीकी कारण का हवाला दिया। अब यही वो बिंदु है जहां पूरी प्रोसेस पर शक गहराने लगता है। लोकतंत्र में टेक्निकल कारण कोई पर्याप्त जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ हर फैसले के पीछे स्पष्ट वजह होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ कहा है कि किसी भी मतदाता का नाम जोड़ने या हटाने के पीछे का कारण दर्ज होना चाहिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अब सवाल ये उठता है कि जब एक केस में ही आयोग स्पष्ट कारण नहीं बता पाया, तो जहां लाखों लोगों के नाम हटाए गए वहां क्या स्थिति होगी? क्या हर केस में ऐसी अस्पष्टता है या फिर कहीं और कोई और बड़ी गड़बड़ी हुई है?
देखिए, सबसे बड़ी बात, आधार कार्ड को भी मान्य कर दिया गया है और ये कोर्ट का फैसला आया था। इस जो एसआईआर प्रोसेस है उसके अंदर अपनी एक पहचान के रूप में ट्रिब्यूनल का फैसला, आप देखिए कि ये फैसला उम्मीद जरूर देता है कि सही दस्तावेज होने पर न्याय मिल सकता है। जो मामला मैंने आपको अभी बताया हाल फिलहाल का, लेकिन हर व्यक्ति के पास इतने संसाधन या समय नहीं होता कि वो अदालत तक जाए। यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या लोकतंत्र में भाग लेने के लिए लोगों को पहले खुद को साबित करना पड़ेगा। अगर वोटर लिस्ट से नाम हटाना इतना आसान है और उसे वापस पाना इतना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर चुनाव सिर्फ एक प्रोसेस बनकर रह जाएगा जिसमें असली भागीदारी कम होती जाएगी। इसलिए जरूरी है कि सवाल पूछे जाए कि नाम क्यों हट रहे हैं, कैसे हटे और क्या हर मामले में ट्रांसपेरेंसी है। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज गड़बड़ी नहीं होती, बल्कि गड़बड़ी पर जवाब न मिलना होता है। और अभी सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जवाब कम है और सवाल बहुत ज्यादा है। असम से लेकर महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ हर जगह आप देखिए विपक्ष एक ही दावा कर रहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी एक साथ मिलकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई असर नहीं पड़ रहा। सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर ये देखिए कि अभी असम के अंदर भी चुनाव है। असम में तो ये तक आरोप लग गए कि असम में जो बाहरी लोग हैं उनको लाकर वोट दिलाया जा रहा है। कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई, उन्होंने ये कहा कि यूपी बिहार के लोगों को असम में वोट दिलाने के लिए लाया जा रहा है, बाहरी लोगों को वोट दिलाने के लिए लेकर आया जा रहा है। यानी आप सोचिए कि किस तरीके का चुनावी पैटर्न हमारा होता जा रहा है। एक तरफ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे जो लोग हैं उनको बुला बुलाकर, दूसरी राज्यों के लोगों को बुला बुलाकर वोट दिया जा रहा है। बहरहाल आप लोग क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।